डियर स्टूडेंट्स एंड द गार्जियंस, आज का ये वीडियो जो जेई मेंस 2026 के 2 अप्रैल मैथ्स का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10 पास करके आए हैं और क्लास 11th में है या 12th में है या जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखो। और अगर आप कोई गार्जियन हैं तो आप इस वीडियोस को फास्ट करके देख सकते हैं, बट आपसे भी ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में या आपके नॉलेज में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 10 या क्लास 11 या क्लास 12, क्लास 10 पास करके 11th या 12th में है और वो मैथ्स का स्टूडेंट है, तो आप इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचा दें। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा ऐसा मेरा क्या इसमें लॉजिक है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये आप कोई 10th पास स्टूडेंट है तो इस वीडियोस को लास्ट तक देखना मत भूलो। योर थिंकिंग विल चेंज। अब कैसे चेंज होगा? लेट्स सी, क्वेश्चन पे ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर बी सच दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशंस दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस तीन दिया हुआ है एक्स वाई जेड वेरिएबल में। कहा जाता है कि इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो आप बताओ कि अल्फा बीटा बाई अल्फा का क्या वैल्यू है? ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन है x प्लस टू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 4y प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू 18। मैं क्या कह रहा हूं कि जब हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे तो हम लोग उस वक्त क्या पढ़ते थे? इफ यू सी क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक ले लो और उसमें लीनियर इक्वेशंस जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, शायद दूसरा या तीसरा चैप्टर है मैथ्स का, उसमें जाके देखो। उसमें क्या लिखा होता था कि हम लोग के पास दो इक्वेशंस होते थे, समथिंग लाइक a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस होते थे। बेसिकली ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दोनों एक दूसरे को जस्ट दे आर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ऊपर वाला भी स्ट्रेट लाइन को, नीचे वाला भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने क्लास 10 में ये पढ़ा था कि जब ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो ऐसा हो सकता है या तो दोनों ऐसे कट कर सकते हैं, दोनों लाइन है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, और एक ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा लाइन है, दूसरा उसके ऊपर आकर लेट जाए। ठीक है, यही तीन सिचुएशंस हमारे सामने हो सकते थे। इस केस को हम लोग बोलते थे कि जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाते थे, यानी कि ये सिचुएशन होता था, तो हम लोग बोलते थे कि ये मेरा कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का। क्या कंडीशंस है? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हम लोग बोलते थे, क्राइटेरिया निकल कर आता था कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अब ये आता था कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, ये दोनों लाइन अगर आपस में पैरेलल हो गए तो हम लोग बोलते थे इसका कि इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी ऐसा एक्स वाई जेड एक्स वाई पॉइंट नहीं है जो इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो, दोनों एकदम अलग अलग है। ऐसे केसेस में होता था कि a1 बाई a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब ये क्या होता था कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लेट गया, तब हम लोग कहते थे कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और इसका केस होता था कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्राइटेरिया होता था, ये क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था। कैन वी एक्सटेंड द सेम कंसेप्ट हियर? यहां तो भाई हमारा ऐसा तो नहीं है, यहां पे तो तीन तीन वेरिएबल वाले तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे? ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, दो दो लाइन का पेयर, दो दो इसका इन दोनों इक्वेशंस का पेयर करते थे और कोशिश करते थे कि इसमें से एक वेरिएबल को मैं किसी तरह से गायब कर दूं। लेट्स सी, अगर मेरे दिमाग में आता है कि इसमें से एक वेरिएबल को गायब करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दूं। यानी ये क्या कर सकते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते और इसको घटा देते, तो जो घटाएंगे तो x मेरा गायब हो जाएगा। कोई भी एक वेरिएबल को आप गायब कर सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल। इट इज नॉट कि एक्स वाई जेड, आप जेड को गायब कर दो, आप अल्फा वाई को गायब कर दो या एक्स को गायब करो। मैं यहाँ पे एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 दूनी 4, 4 में से ये गया, दिस इज 3y प्लस
यहाँ पे हो गया 2z माइनस दिस इज 2 माइनस अल्फा जेड एंड हियर इट इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 5 दिस इज 5। ठीक है, सो मेरे पास एक ये इक्वेशंस आ गया। ठीक है, दो वेरिएबल में। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन दोनों की मदद से भी एक इक्वेशंस लाने की कोशिश करता हूं जिसमें मैं अगेन x को ही गायब करने वाला हूं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम, ऐसे सिचुएशन में इस इक्वेशन को 4 से गुना करके अगर घटा दें तो मेरा x गायब हो जाएगा, 4 दुनिया 8 यहाँ पे गायब हो जाएगा। फोर अरे 4y माइनस 4y ये भी गायब हो गया। सो अब मेरे पास क्या बच गया, सिंपली बच गया 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पंचे 20, 20 माइनस 18। सो 20 माइनस 18 इज नथिंग बट माइनस 2। हम इस इक्वेशंस को अगर इनटू 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 जेड, ठीक है, इनटू जेड, ओके, दिस आई हैव टू राइट here it is, this is this into z is equal to minus 2। ओके, 4 पंजे 20 माइनस 18। अच्छा, अब 4 पंजे 20 माइनस दिस इज नॉट माइनस, आई एम सॉरी, कि जो है हड़बड़ी में बहुत कुछ आदमी बोल देता है। लेट्स सी, इट इज 2, 20 में से 18 गया 2 हो गया। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, आई कैन राइट इट इज समथिंग लाइक, आई कैन राइट इट इज समथिंग लाइक 0 इंटू वाई। ओके, अब देखो ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। अच्छा, मुझे क्वेश्चंस में क्या कहा गया था, अगर आप याद करो तो यहाँ पे कहा गया था कि नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भाई नहीं निकलने वाला है। सो अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है तो हम लोग इसका मतलब कि ये इस टाइप की चीजें होंगी, यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 3/0 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 4 alpha minus beta is not equal to 5/2। okay, this is 3/0 is equal to 2 minus alpha this divided by 4 minus beta, just जैसे यहाँ पे देख सकते हो a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है, so same चीज 3/0 is equal to 2 minus alpha by this and this। so अगर हम लोग इसको देखते हैं तो अब आप सोचो कि मैं अगर यहां पे बात करता हूं, लेट्स सी व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 0। ओके, जस्ट लाइक हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो अब आपके पास क्या मिलने वाला है, यू कैन से 4 अल्फा माइनस बीटा is equal to 0। This implies that 4 alpha is equal to beta and this implies that beta by alpha is equal to 4। So अगर आप देखोगे तो आपका जो क्वेश्चंस था उसमें बीटा बाई अल्फा का वैल्यू 4 आया था, यानी कि दिस वुड हैव बीन आंसर। ठीक है, सो देखो ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया एंड कैसे सॉल्व किया, सिंपली इस क्वेश्चंस को मैंने क्लास 10 में जो हम लोग पढ़ते थे उस तरह से हमने सॉल्व करके दिखाया। यानी कि अगर ऐसा इक्वेशंस आपके सामने हो तो यू कैन थिंक अबाउट कि एक ऐसा टेक्निक सोचो कि दो दो इक्वेशंस का पेयर बनाओ, दो इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को गैप करो, फिर दो इक्वेशंस में से उसी वेरिएबल को गैप करो और फिर ये क्राइटेरिया लगा जो जो क्लास 10 में पढ़ते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, वीडियोस यहीं पे खत्म नहीं होता है। अगर आप क्लास 10 के पास स्टूडेंट हो, क्लास 11 12 में हो, तो मेरे वीडियोस को थोड़ा देर और देख लो दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और बहुत ही अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप गार्जियन है तो आई कैन से कि भाई आप वीडियोस छोड़ सकते हो, अपने बच्चे को भेज देना। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं अब आपको इसको फटाफट फटाफट बताने की कोशिश करता हूं कि ये मेरा तीन इक्वेशंस है। लेट्स सी इन दिस फॉर्म a1x दिस ये तीन इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस इन द लीनियर इक्वेशंस है, थ्री वेरिएबल्स में। देखो जिस स्टाइल में मैंने लिखा है, राइट साइड में कंप्लीटली जीरो कर दिया है, d1 d2 d3 जो भी कांस्टेंट से उधर खींच दिया है। ठीक है, सबको लेफ्ट में खींच दिया। अब लिखने का तरीका मैंने सॉल्व किया कि x डिवाइड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस y डिवाइड बाय डेल्टा y इज इक्वल टू z डिवाइड बाय डेल्टा इज इक्वल टू, सो प्लस माइनस प्लस एंड दिस इज माइनस माइनस 1 बाई डेल्टा। और यहां से तुम x बराबर निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो, z निकाल सकते हो। लेट्स सी डेल्टा x क्या है, व्हाट इज डेल्टा x। डेल्टा x लिखने के लिए मैंने क्या किया, व्हेन आई हैव टू राइट डेल्टा x, मैंने क्या किया कि यहाँ पे x के साथ जो कुछ भी है उसको छोड़ दिया है। तो क्या क्या लिखा है, b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3, ये डेल्टा x है।
सिमिलरली डेल्टा वाई, जब वाई का वाला लिखना था डेल्टा वाई, तो बी वन बी टू बी थ्री को छोड़ के A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 इसी तरह डेल्टा जेड लिखा, इसी तरह डेल्टा लिखा। डेल्टा लिखते समय हमने ये D1 वाली चीज को छोड़ दिया है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब देखो, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ये तीन लीनियर इक्वेशंस है, तो तीनों लीनियर इक्वेशंस दो तरह की चीजें हो सकती है। एक होमोजीनियस सिस्टम होता है। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0, ठीक है। ये तीनों एक साथ जीरो हो जाता है, तब ये होमोजीनियस कहलाता है। नॉन होमोजीनियस में तीनों एक साथ जीरो नहीं होगा, कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो जीरो नहीं रहा होगा, ठीक है। तीनों जीरो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, दो जीरो हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक जीरो हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकता है, उसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। नॉन होमोजीनियस के दो तरह की चीजें होती हैं। अगर उनका सॉल्यूशन निकलने वाला है तो उसको कहा जाता है तीनों कॉन्सिस्टेंट, तीनों इक्वेशंस मिलके कंसिस्टेंट होगा। अगर हम लोग ये कहें कि तीनों इक्वेशन मिलके कंसिस्टेंट होने वाला है, इसका मतलब ये है कि उसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। मतलब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको कंसिस्टेंट कहा जाता है। अगर सॉल्यूशन तीनों का एक साथ नहीं निकलता है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन होने वाला है, मतलब सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन होने वाला है तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, तीनों इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन एक साथ नहीं होने वाला है तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब तीनों से मिलके एक सिंगल वैल्यूज आएंगे, एक्स और वाई जेड का एक यूनिक वैल्यू आएगा जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस यूनिक सॉल्यूशन का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है डेल्टा शुड नॉट बी जीरो। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने वाला है, यानी कि बहुत सारे ऐसे एक्स वाई जेड है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं, तो उस समय डेल्टा जो है जीरो हो जाता है। और जब डेल्टा जीरो हो जाता है और साथ ही साथ डेल्टा एक्स भी जीरो हो जाए, डेल्टा वाई भी जीरो हो जाए और डेल्टा जेड भी जीरो हो जाए, तीनों जीरो हो जाए, तो समझ लेना कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का जो है केस आने वाला है। अब आ जाओ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में भी डेल्टा विल बी इक्वल टू जीरो। ये डेल्टा, ये जो डेल्टा निकाला है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये भी जीरो हो जाएगा। बट एट लीस्ट one of delta x comma delta y and delta z will not be zero। मतलब इन तीनों में से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों में से कम कोई एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया से चलोगे ना तो आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो, एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, डेल्टा सॉल्व करेंगे, मान लो इसको जीरो कर दिया, आंसर निकल गया, लेकिन क्या पता कि ये डेल्टा इज इक्वल टू जीरो जो है हम जो लेकर आ रहे हैं वो इनफाइनाइट का केस है या नो सॉल्यूशन का केस है। नो सॉल्यूशन में भी डेल्टा जीरो होता है, ठीक है, इनफाइनाइट में भी डेल्टा जीरो होता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, तीनों चीजों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड अगर तीनों जीरो हो जाता है तब तो कहोगे कि इनफाइनाइट में सॉल्यूशन है, और अगर उसमें से कोई एक भी जीरो नहीं हुआ तभी कह पाओगे नो सॉल्यूशन। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपको सॉल्यूशन करना था एग्जाम्स में, जेई के एग्जाम में, फटाफट ये कंसेप्ट को लगाओ। मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूं कि दो इक्वेशंस का पेयर बनाओ, उसमें से एक वेरिएबल का गायब करो, फिर दो इक्वेशंस को पेयर बनाओ, उसमें से उसी एक वेरिएबल को गायब करो, उसके बाद दो इक्वेशंस आपके ऐसे बन जाएंगे, दो दो वेरिएबल वाले होंगे, ये कंसेप्ट लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा और देख लो यार। देखो, इक्वेशंस, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो तीन इक्वेशंस आपके सामने दिए गए थे, जो कि नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस वाले थे, ये तीनों प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 3D में जाओगे तो ये तीनों प्लेन को रिप्रेजेंट्स करते हैं। तीन प्लेन, दिस इज द प्लेन इन 3D, पढ़ोगे तब समझ में आएगा 3D में। देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज करो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, और ऊपर में मैं आपको एक ये वाला प्लेन जोड़ देता हूं, लेट्स सी। ये तीनों प्लेन कहाँ आके मिला, इस पॉइंट पे। अगर तीन प्लेन एक पॉइंट्स पे आके मिल रहे हैं तो दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का क्राइटेरिया याद है कि डेल्टा इज नॉट जीरो, ठीक है। और अगर सिर्फ टू वेरिएबल वाला केस था तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। नाउ सी अगेन, ये अगेन उसी पिक्चर को मैंने बनाने की कोशिश किया है, टेट्राहेड्रॉन को बनाया। टेट्राहेड्रॉन के ये तीन, एक ये और एक ये नीचे वाला, ये तीनों मिलके एक पॉइंट पे मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का केस। अगेन मैंने इस तरह के शेप बनाने की कोशिश किया। ये आपको मान लीजिए कि एक क्यूबॉइड है,
या यू कैन से कि पैरेललोपाइपेड टाइप की चीजें हैं। अगर ये देखो बी सी जी, बी सी जी, बी सी एफ जी, एक पीछे वाला प्लेन लिया है, ए बी सी डी लिया है मैंने, ए बी सी डी एक ऊपर वाला प्लेन लिया है, और ए बी ए, ओके, ये तीनों मिलके आप देखोगे ये प्लेन, पीछे वाला प्लेन, ये प्लेन, तीनों यहां पे आके मिल रहा है। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन का केस है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। नाउ सी ए बी ए बी जी एफ, ए बी एंड जी एफ, ये वाला प्लेन, देन ए बी सी डी, ये ऊपर वाला प्लेन, एंड देन सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ये वाला प्लेन। देखो ये तीनों प्लेन कभी भी आके आपस में किसी एक बिंदु पे नहीं मिल रहा है। So this is no solution, no solution case is this one. सिमिलरली मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, लेट्स सी। अब आप देखो ये मैंने आपके सामने क्या किया कि एक ये वाला दो प्लेन लिया था, इस दो प्लेन पे मैंने क्या किया, एक ये इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन और गुजार दिया। सो देखो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज व्हाट, इस लाइन पर तीनों प्लेन आके मिल रहा है, कॉपी के पन्ने की तरह तीनों प्लेन मिल रहा है। तो ये क्या हो गया जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्राइटेरिया हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तीन प्लेन एक लाइन से गुजर रहा है, मतलब अगर तीन प्लेन एक लाइन में अगर इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो अगेन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। यहाँ पे देखो d1 d2 d3 जीरो हो गया। इसके केस में क्या होता है, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, ट्रिवियल मतलब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, दिस इज नॉट जीरो। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट जीरो फॉर द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब मेरा आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि जब आपके पास एक्स वाई जेड तीनों एक साथ जीरो नहीं होगा, एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो, उसके केस में दिस इज जीरो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपका ऐसा दिया रहेगा, बोलेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो घबराना नहीं, इसको उठा के डेल्टा को जीरो कर देना। इस समय याद रखना कि आपका d1 d2 d3 यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। सो इस समय नॉन ट्रिवियल के लिए दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, दिमाग में एकदम याद रखना है, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू जीरो है भाई। देन अगेन अब आप चलो थोड़ा सा मैं आपको और बढ़ा देता हूं कि एक वेक्टर है ए, जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, बी एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर है। अगर ये तीन वेक्टर्स है, दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये क्वेश्चंस में आ जाए कि ये तीन वेक्टर हैं जो लीनियरली डिपेंडेंट है, या ये तीनों कोप्लानर है, कोप्लानर मतलब एक प्लेन में, जैसे ये तीन वेक्टर्स मैंने दिखा दिया, अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लानर है या तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये ऐसे लिखा जाता है कि इसका मतलब कि इट मींस देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स लैम्डा एंड म्यू सच दैट ए मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी। मतलब दो रियल नंबर ऐसे निकलने वाले हैं लैम्डा और म्यू, जिसके लिए एक वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स अदर्स प्लस म्यू टाइम्स द थर्ड वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। अदरवाइज व्हाट आई कैन से कि अगर आप इस पे नहीं जाते हो, डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस में ये रहता है कि भाई मेरा तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या कोप्लानर है, तो आप तुरंत इस डिटर्मिनेंट पे आ जाओ, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल टू जीरो। जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टाइप की चीजें हुई थी ना, उसी के जैसा ये जस्ट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि दीज थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और कोप्लानर, ठीक है। कोप्लानर है तो ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। इस कोप्लानर ये जो चीज देखोगे ना, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी डॉट सी, चेक कर लेना, इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ए बी सी ऐसे लिख के ऐसे गिर देते हैं, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। अगर ये चीजें नॉन कोप्लानर हो जाते, मतलब तीनों एक प्लेन में नहीं होता, साथ ही साथ आप कहते कि लिनियरली डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता था, ऐसे केस में देखो मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूं कि एक वेक्टर ए है, बी है, सी है, ये तीनों एक प्लेन में नहीं है, ए बी तो एक प्लेन में लेकिन सी उसके प्लेन में नहीं है, तो इससे मुझे क्या मिला, इससे मिला पैरेललोपाइपेड। और ये जो ए क्रॉस बी डॉट सी जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट मैंने लिखा था, दिस इज नथिंग बट a1 b1 c1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइपेड। इस पैरेललोपाइपेड का वो वॉल्यूम होने वाला है और वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड भी निकाल सकते हो, लीनियरली डिपेंड इंडिपेंडेंट और नॉन कोप्लानर होने के लिए इसका डिटर्मिनेंट जो है इट शुड नॉट बी जीरो, और वो जो वैल्यू आने वाला है वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड आने वाला है। एंड लास्टली आई कैन से कि अगर एबीसी तीन वेक्टर्स है,
जो कि नॉन कोप्लानर है, तो ऐसा एक आपके पास टेट्राहेड्रॉन भी बन सकता है और इसका जो ए वॉल्यूम होगा 1/6 ऑफ दिस। इस तरह से आप इसके वॉल्यूम से निकाल सकते थे 1/6 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। एंड लास्टली आई कैन से फाइनली, अगर सिर्फ दो वेक्टर्स तुम्हारे पास दिया हुआ है, ए और बी वेक्टर्स दिया हुआ है, और कहा जाए दोनों वेक्टर कोलिनियर है या दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो इसका मतलब कि यू कैन राइट एक वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स अदर वेक्टर्स। ठीक है। सो देखो, मैंने इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को समाहित करने का कोशिश किया था, ताकि आपके कुछ कंसेप्ट बने। एक सिंगल क्वेश्चन कैन मेक योर कंसेप्ट क्लियर। बहुत सारी चीज़ें किसी भी किताब में जाके पढ़ लो बाबा, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस का ये थ्योरी पढ़ लो, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के चैप्टर में आता है। और ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के बारे में मैं गारंटी से तुम्हें कह सकता हूं कि अगले साल 2027 का जेई मेंस के निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आएगा। और मैं आगे भी बोल सकता हूं कि 2028 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, क्वेश्चंस के डाटास बदल सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर कोई एक सिंगल टॉपिक बता दीजिए सर जिसका क्वेश्चन डेफिनेट रूप से आने वाला है जेई मेंस के एग्जाम में, तो दिस इज द वन टॉपिक वेयर दिस इज द सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 28 में, 29 में, 30 में जब भी जेई मेंस के एग्जाम होंगे तो ये एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले कभी किसी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।